कॉलेज की फ़ीस भी, जैसे मैं एक क्लिनिक पे जॉब करता था, तू गया, तेरे लग गए और तेरे साथ हो गया धोखा भाई। था कि सिम नहीं था वहाँ का, और वाईफ़ाई का भी मुझे पता नहीं था कि एयरपोर्ट पे वाईफ़ाई है। हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। सो गाइस, आज की वीडियो जो है मेरी, इसका जो रीज़न है आज मैं बनाने जा रहा हूँ कि मैं इसमें अपने कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और आज मैं कहाँ पर हूँ। सो ये सारा मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि इस वीडियो का रीज़न ये है कि आज पिछले 2 साल में आपको भी पता है कि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, और कोई भी इंसान नहीं बचा है जिसने ना सफ़र किया हो इस पेंडेमिक में। सो और पहले में मैं बहुत सी वीडियो डालता रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने बारे में ऐसा कुछ रिवील नहीं किया, क्योंकि रीज़न बीइंग कि थोड़ा एक 100 बार सोचना पड़ता है अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि बताऊँ या ना बताऊँ, और थोड़ा सा मैं शाय भी कर रहा था कि क्या करूँ। सो एनीवेज, इन द लास्ट मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं लाइफ में, और आज मैं जहाँ पर भी हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और ये कह लो कि जो भी सीखा है मैंने अपने खुद के बलबूते पे सीखा है। जो भी पाया आज के टाइम में, जो भी है, मीन्स ऐसा होता है ना कि कई बार ये होता है कि जो पेरेंट्स कहते हैं कि तू यही स्टडी कर, यही करना पड़ेगा तुझे, यही कर, ऐसा कुछ नहीं था। और गाइडेंस की बात करूँ तो लाइफ में सच में मुझे इतनी कोई भी इतनी गाइडेंस नहीं मिली है। हाँ, जो है फ्रेंड्स की सपोर्ट कई बार मिली, और हाँ, कुछ लोगों की सपोर्ट मिली, बट ये नहीं कि जैसे एक होता है ना कि एक एक हर एक की लाइफ में गाइड करने वाला इंसान होता है कि हाँ तू ये कर, जैसे बचपन से या स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से कहते हैं कि नहीं तू ये कर, ये तेरे लिए अच्छा है, ये नहीं। क्योंकि ऐसा है कि मेरी फैमिली जो है, जो जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, उस टाइम में मीन्स बहुत ही पुअर फैमिली से था मैं, और कोई ज़्यादा ख़ास इनकम नहीं थी, तो घर वालों ने भी जैसे तैसे करके स्टडी करवाई और आज यहाँ पर पहुँचाया। सो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ऑफ कोर्स माँ बाप सब कुछ होते हैं। सो अगर वो ना होते तो आज मैं भी यहाँ ना होता, उनकी सपोर्ट से ही है। और बाकी रही गाइडेंस की, हाँ गाइडेंस ये कह लो कि हाँ उनकी सलाह, जो भी मैं करता था उनकी सलाह से, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए ये मना नहीं किया, नहीं ये नहीं करना। वो हमेशा यही कहते थे कि तुझे जो सही लगता है कर। सो कई बार तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन कई बार थोड़ा फील होता था यार एटलीस्ट कुछ तो गाइड करो, क्या हर बार यही बोल देते हो कि तुझे जो सही लगता है कर। चलो, मीन्स उनको विश्वास था और आज भी विश्वास है, करते हैं। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के टाइम में मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि सक्सेस पाया भी, लेकिन 100% नहीं। मीन जो मैं लाइफ में अपनी करना चाहता हूँ अभी तक मिला नहीं है वो, लेकिन हाँ इतना है कि शायद बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊं। मैं वैसे सेलिब्रिटी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको शायद मेरे एक्सपीरियंस से किसी का कुछ भला हो जाए, या मुझे नहीं पता कि, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगा कि शायद किसी ना किसी का भला होगा, एक मोटिवेशन से पॉजिटिविटी मिलेगी शायद। क्योंकि आज के टाइम में जैसे हर कोई इंसान बहुत स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से
इतना डिप्रेशन में चला जाता है इंसान कि कुछ भी किसी से शेयर नहीं कर सकता। और मुझे भी इतनी टेंशन थी कितने दिनों से कि मुझे खुद लगा कि आई एम गोइंग इन डिप्रेशन। सो ये भी एक रीज़न है कि आप लोगों से बात करने का कि मैं अभी थोड़ा रिलैक्स फील होऊंगा आपसे बात करके। आप देख सकते हैं मेरे फेस का हाल, ये देखिए। सो सब इस डिप्रेशन और टेंशन के कारण। सो अब मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। अभी मैं सिंगापुर में हूँ और पिछले 8-10 सालों से मैं सिंगापुर में ही हूँ। और इन 8-10 सालों में हार्डली मैंने 2 चक्कर लगाए होंगे इंडिया के। तो अभी मुझे 4 साल से ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया गए हुए। सो आई एम रियली मिसिंग माई फैमिली। और क्योंकि पहले 2 साल रहा, उसके बाद जाने का प्लान किया तो ये कोविड आ गया, तो उसकी वजह से फंस गया। तो अभी और 2 सालों में मैं 2 बार अपनी जॉब भी खो बैठा। तो पहली वाली तो चलो कंपनी का ये था कि कंपनी इतनी ग्रो अच्छी नहीं चल रही थी, तो उसकी वजह से वो रीज़न था। तो और दूसरी अभी रिसेंटली 2 हफ्ते हुए हैं कि मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया है। सो उस रिज़ाइन का रीज़न है कुछ, तो उसी की वजह से थोड़ा डिप्रेस था। लेकिन आई एम हैप्पी कि मैंने वो कंपनी छोड़ी और अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अभी पूरा 100% श्योर होके नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी सोच रहा हूँ कि कुछ अपना शुरू करूँ या जॉब करूँ। अभी आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि इस पीरियड में मुझे इंडिया जाकर अपना कुछ शुरू करना चाहिए कि यहीं सिंगापुर में ही रहूँ, जॉब करूँ। तो क्योंकि मैं सच बोलूँ तो इतना मन भी नहीं लगता है कि जॉब करने का अब। तो इस वीडियो के ज़रिए मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि मुझे इस पैंडेमिक में क्या करना चाहिए। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखना और मुझे बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा, और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो और आप लोगों को भी शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं इंडिया अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब। और बैकग्राउंड जो मेरी है वो यूपी से है, उत्तर प्रदेश। तो कई बार ऐसा होता था कि उनके पास जो मैंने फ़ील किया, ऑफ कोर्स आज भी याद है कि कई बार घर वालों के पास फ़ीस के लिए पैसे भी नहीं होते थे। और साल में कितनी बार तो मुझे फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन देनी पड़ती थी स्कूल में कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए या हाफ फीस कर दी जाए, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो स्कूलिंग जैसे तैसे ख़त्म की और मैं स्टडीज़ में भी लिटरली आई एम टेलिंग यू कि स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा नहीं था। इवन बहुत बुरा कह सकते हो, बहुत बुरा ही था। जैसे तैसे करके मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की। उसके बाद कॉलेज भी बहुत मुश्किल से किया। और कॉलेज की फ़ीस भी, जैसे मैं एक क्लिनिक पे जॉब करता था, फिर उसके बाद शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक क्लिनिक, फिर बहुत सी छोटी मोटी जॉब्स की मैंने। जैसे कि लेबॉर्ट्री में भी काम किया मैंने, लेबॉर्ट्री का भी सीखा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। इवन वो मुझे सैलरी नहीं देते थे कई बार, जैसे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देते थे और वो चलता था। और उनकी वजह से कई बार मैं कॉलेज तो नहीं, अपनी प्राइवेट स्टडीज़ की, प्राइवेट ग्रेजुएशन की, तो उसकी फ़ीस में उतारता था। तो और मॉर्निंग में मैं न्यूज़पेपर करता था। मीन्स सुबह 3 बजे उठ जाता था और न्यूज़पेपर बांटने इधर उधर, तो छोटे मोटे। और फिर वो जो पोस्टर होते थे उस टाइम में, जैसे कोई सेल वगैरह लगी है तो शॉप वाले पेपर देते थे, तो वो मार्केट में बांटने। सो ये छोटे मोटे काम करके और भी बहुत से काम किए। मीन्स कुछ तो मुझे खुद को ही याद नहीं है कि क्या क्या किया, लेकिन हाँ, उस एज में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। तो
क्योंकि ये होता था कि घर वालों से पॉकेट मनी तो कहाँ उम्मीद रखनी, लेकिन चलो थोड़ा बहुत अपना निकाल लेता था। और ये होता था कि चल घर वालों से फ़ीस ना लेनी पड़े और अपनी पॉकेट मनी ना लेनी पड़े। ये था। और फिर जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने फिर एक भैया थे मेरे मामा जी के फ्रेंड, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक जगह और है, नाइट जॉब कर ले तो। सो आप देखिए वो एक्चुअली उस टाइम मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने वो कहते कि तू सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने निकलता है तो तू ऐसा कर रात को नाइट जॉब कर ले अच्छी सी कोई। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, ये बात है 2007 की, जबकि पंजाब में स्पाइस नाम की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। तो मुझे कहते वहाँ पे कर ले नाइट जॉब, नाइट डाटा पंचिंग का काम है। सो डाटा एंट्री करनी है तो तुझे दे देंगे वो आई थिंक 1800 की 2000, आई एम नॉट श्योर, ऐसा ही कुछ था। 1800 2000 देंगे वो मंथली, तो डाटा पंचिंग का कर ले। अच्छा है, क्योंकि न्यूज़पेपर का मैं करता था, वो मुझे मंथली देते थे 450 रुपये, आज भी मुझे याद है। और वो भैया बहुत अच्छे थे, हमारे घर के पास ही था, रानी के बाग में हमारा घर था। तो हाँ, ऐसा नहीं कि रानी के बाग में था तो हमारा बंगलो था, ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट क्वार्टर थे एक्चुअली, मेरे नानू जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो बस उनके साथ ही मीन्स मेरा जो पालन पोषण सब कुछ हुआ मेरे नाना नानी के पास ही हुआ। तो चलो वो अलग बात है, वो किसी दिन और बताएंगे। फिर मैंने वो स्टार्ट किया नाइट। सो रात को मैं 7-8 बजे चले जाता था, सुबह 6-7 बजे तक डाटा एंट्री करनी। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद वो जॉब मैंने 2000 मीन्स आइडिया के स्पाइस के बाद आई आइडिया में कन्वर्ट हो गया। फिर थोड़ी नॉलेज हो गई थी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, तो प्रमोशन होती गई। क्योंकि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर चुका था मैं। सो ग्रेजुएशन क्लियर की, ग्रेजुएशन तो मैंने तो 2006 में ही कर ली थी। तो ग्रेजुएशन क्लियर करने के तो जब आइडिया आई तो आइडिया में प्रमोशन हुआ, टीम लीडर बना। फिर बीच में जॉब छोड़ भी दी थी, आइडिया छोड़ के मैं एयरटेल में गया। फिर एयरटेल में काम करते करते फिर मुझे आइडिया में फिर सेम कंपनी से ऑफ़र आया। मीन्स वो कोई डायरेक्ट में कंपनी में नहीं था, एक्चुअली वो एक वेंडिंग कंपनी होती है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे जो सारा डाटा रिकॉर्ड जितना भी जो भी सिम लेते हैं हम, उसका डाटा जो भी रिकॉर्ड होता है वो एक एजेंसी अपने पास रखती है। जब भी कंपनी को ज़रूरत चाहिए उनको डाटा वहाँ से मिल जाता है। तो वो सारा डाटा रिकॉर्ड एक्टिवेशन सब उस एजेंसी की तरफ से होता है। तो वहाँ पे जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे अमृतसर से ट्रांसफ़र कर दिया जलंधर। सो जलंधर में जब मैंने ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने मैंने हो गए थे। तो तभी मीन्स एक ये कह लो कि सेटिस्फेक्शन सी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो चल रहा था, कट रहा था। तो पता है उस टाइम में क्या होता था, जब स्कूल में थे तो ये सोचते थे यार चल यार स्कूलिंग मीन्स जैसे +2 कर लेंगे तो 4-5 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, अच्छा सेटल हो जाएंगे। फिर जब ग्रेजुएशन क्लियर की तो ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद फिर ये हुआ कि यार 10,000 तक की जॉब होगी तो सेटिंग हो जाएगी, फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो ऐसा आई नो कि सभी के साथ हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी,
तो ग्रेजुएशन जब ख़त्म की तो उसके बाद मीन्स 2000-3000 तक की, मैक्सिमम 3500 तक की सैलरी मिलती थी। तो जो टीम लीडर होते थे उनकी सैलरी होती थी 8-9-10 हज़ार, इतनी मैक्स मैक्स 10 हज़ार होती थी। सो इंसेंटिव वगैरह मिला के 12 हज़ार हार्डली। तो हमेशा ये दिमाग में होता था यार टीम लीडर बन जाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन सेटिंग हो जाएगी सारी, कोई टेंशन ही नहीं, फैमिली सेटिंग हो जाएगी सारी। तो जब मैं टीम लीडर बना तो तब मेरी पोस्टिंग जालंधर में थी, और जालंधर और नज़दीक क्या था, कपूरथला। सो कपूरथला में भी था मैं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे एक अनफॉर्चुनेटली कह लो या मीन्स लकीली एक भैया मिले मुझे जालंधर में ही, जिनका ऑफिस था जालंधर, हाँ, जो बस स्टैंड के पास उनका इमिग्रेशन का ऑफिस था। उनसे अचानक एक बार बात हुई तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। तो मुझे मीन्स एक पुअर फैमिली का, गरीब फैमिली का लड़का, जिसके लिए एक 10 हज़ार रुपये भी बहुत ज़्यादा रकम हो, वो कहाँ सोच सकता है कि सिंगापुर आने के लिए, कि सिंगापुर भी जा सकता है कभी। मैं मीन्स एक तो होता है ना पंजाब में आज से 30 साल पहले से ही, या 30-40 साल पहले से ही एक चलता आया है कि फैमिली में एक लड़का फॉरेन कंट्री में होना ही चाहिए। और वहाँ पे आज भी हर यंगस्टर का एक ही सपना होता है, मुझे कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये वो मीन्स फॉरेन कंट्री जाना है, इंडिया से निकलना है। तो ऐसा मेरे दिमाग में लिटरली कभी भी नहीं आया कि मुझे जाना है, क्योंकि पता था घर के हालात कैसे हैं। तो वहाँ वो उस हालात में मेरे घर वाले कहाँ से इतना मीन्स लाखों, कहाँ से मीन्स लाखों तो एक सपना होता था हमारे लिए। तो कभी एक साथ देखा भी नहीं था कि 1 लाख रुपए। हाँ, तो उसके बाद जब भैया से मुलाकात हुई तो भैया ने बोला कि तेरी स्टडीज़ भी अच्छी है और ट्राई कर तू एक बार फॉरेन कंट्री का। मैंने उनको बोला भैया सबसे पहली बात तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने पैसे भर सकूं, और दूसरा ना मुझे इंग्लिश आती है। एक बात और, इंग्लिश मेरी सच में ग्रेजुएशन कर ली थी, उसके बाद भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी अच्छे से। मीन्स जब मेरी भैया से बात हुई थी तब भी आती थी, लेकिन ठीक ठाक आती थी। तब तक मैं थोड़ी बहुत सीख चुका था। वो इंग्लिश सीखने वाली जर्नी की वीडियो मैं आपको बनाऊंगा अलग से, और ज़रूर देखिएगा। वो सच में आपको बहुत हंसाएगी वो स्टोरी आपको, और उससे भी आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, आई एम श्योर। सो फिर मेरी भैया से बात हुई तो भैया ने बोला कि 3-3.5 लाख का खर्चा है, 3.5 लाख का खर्चा है, तो चला जा, तेरा फ्यूचर बन जाएगा ये वो। तो ऑफकोर्स इमिग्रेशन मेरे माइंड में था, अरे यार ये तो एजेंट है, इसको क्या है, इसको तो अपने पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने साफ हाथ खड़े किए, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, और फिर भी आप देख लो कोई जुगाड़ हो सकता है, या मैं वहाँ जाकर दे दूँ। मैंने यही बोला, मैंने तो अपने बस एक अंधेरे में तीर चलाया। तो मैंने कहा भैया अगर आप वहाँ जाकर मैं दे दूँ, वहाँ से कमा कर, तो ऐसा कोई जुगाड़ हो सके तो पहले तो उन्होंने मना किया, पता नहीं फिर क्या सोच के उन्होंने बोला अच्छा तू ऐसा कर, तू अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पहले मैं तेरे देखूँ, फिर उस हिसाब से। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, और उन्होंने बताया कि एक तो 3.5 लाख ये भी लगेगा, और उसके बाद 7.5 लाख तुम्हें शो करना पड़ेगा, उसमें अपना फंड्स शो करने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था कि भी मैंने, फिर तो मेरा मीन्स हौसला ही टूट गया कि नहीं भाई हम नहीं जा सकते, इतना नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने, भैया ने बोला अच्छा तू ऐसा कर, जो 7.5 लाख है उसका मैं शो करवा दूंगा, उसकी फ़ीस लगेगी 2,000 रुपये। तो आप लोग सच में नहीं मानोगे कि उस टाइम मेरे पास 2,000 रुपये भी नहीं थे कि उनको मैं पे करूँ शो करने के लिए। तो
फिर उसके लिए भी उन्होंने जुगाड़ किया कि उन्होंने बोला चल ठीक है, ये मैं अपनी पॉकेट से दे देता हूँ और ये मुझे जब तेरे पास होंगे बाद में दे दिया बाकी, लेकिन जो और मैं जो तेरा सिंगापुर का है वो हाफ सैलरी, सैलरी बोल रहा हूँ, हाफ पेमेंट तो यहाँ कर दे और हाफ सिंगापुर जाके दे देना, ठीक है, जब तू सिंगापुर जाएगा तब दे देना। तो मैंने उनको बोला कि कमा के दूँ कि वहाँ पहुँच के, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पहुँच के दे देना तू, वहाँ पहुँच के। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो उसके बाद उन्होंने, ये बात है 2011 दिसंबर की, दिसंबर की बात है, हाँ। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिए और 20 मैंने एग्जैक्ट, मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन 15 से 20 दिन लगे थे। तो मुझे 5 जनवरी 2012 को उनकी कॉल आई, मुझे कहते बधाई हो तेरा वीज़ा आ गया। उस टाइम मैं जलंधर में था और मुझे भी शौक सा लगा कि हाँ ये कैसे, क्योंकि इतनी जल्दी, और एक तो होता है ना कि जिसने कभी सोचा ही ना हो और उसके साथ ऐसा हो। और उस टाइम में सिंगापुर भी एक नाम था, उस टाइम में भी, आज भी है। और मेरे लिए, और कई लोगों ने बोला सिंगापुर जा रहा है, कोई बड़ी कंट्री ट्राई करना था, लेकिन मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि एक फॉरेन कंट्री जाना, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कभी भी नहीं, किसी ने भी मीन्स विदेश, और कभी कोई प्लेन में भी नहीं बैठा होगा। तो एक मेरी बचपन से एक और आदत होती थी कि जब भी मीन्स हमारा घर कैंटोनमेंट एरिया के पास था, तो जब भी ऊपर से फ़्लाइट जाती थी, तो जब भी मैं फ़्लाइट देखता था तो मैं से 3 बार चूमता था। ये कहाँ से आदत आई, क्यों आई, आई रियली डोंट नो अंटिल नाउ, बट हमेशा करता था। और अब यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इंडिया में भी जब होता हूँ ना, आज भी इंडिया में भी कई बार ऐसे आदत, तो जब भी देखता हूँ फ्लाइट ऐसे होता था। अब पता नहीं, अब जाऊँगा तो पता नहीं आदत का ऐसा। फिर ओके, बैक टू द टॉपिक। फिर उन्होंने बोला कि तेरा वीज़ा आ गया, और बात हुई थी उस टाइम 2 लाख रुपए देने हैं उनको वीज़ा आने पे। तो कहते तू अपना टिकट का भी करवा और अपना पेमेंट का भी कर, और अपना वीज़ा लेटर अप्लाई के जा, ऑफ़र लेटर, ठीक है। तो मैं उसी दिन रात को 5 जनवरी नहीं, मैं गया घर पे 11 जनवरी को मैं घर गया, घर पे बताया कि मेरा ऐसे वीज़ा आया हुआ है, सब कुछ है। तो एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे 5 को पता लगा, और 5 को मैंने घर पे फ़ोन किया और बताया कि मुझे मेरा ऐसा वीज़ा आया हुआ है। तो घर वाले भी खुश हुए और शॉक भी हुए, ऐसे कैसे, क्योंकि उनको भी अभी 100% पता नहीं था कि मैंने फ़ाइल लगवा दी है कि नहीं लगवाई है, कुछ भी नहीं। तो अचानक से उनको पता लगा, और घर वालों ने किसी तरीके से 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया। कुछ मेरे पास था अलग से, कुछ ज़्यादातर घर वालों ने इधर उधर से इंटरेस्ट पर उठाए पैसे। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी गाइस, बहुत बड़ी। मैंने अपनी बाइक भी बेच दी। बाइक बेचकर जो किसी तरीके से इकट्ठा हुआ, और किसी तरीके से फ़्लाइट की टिकट करवाई, जो शॉपिंग वगैरह। तो मैं घर गया 11 जनवरी को घर गया, और क्योंकि 13 जनवरी को लोडिंग होती है, तो उन्होंने एक्चुअली बोला था भैया ने कि 15 जनवरी को तुझे हर हालत में सिंगापुर पहुंचना है और क्लास अटेंड करनी है। इसलिए मुझे 13 जनवरी की रात मैंने लोहड़ी सेलिब्रेट की घर पे, और 14 को मैं सिंगापुर आ गया। तो वो 2 लाख दे दिए थे। अब उसके बाद क्या होता है गाइस, ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। आपको शायद ये बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
और बहुत ही शॉकिंग था जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी अराउंड 6:20। तो 6:20 जब मेरी फ़्लाइट लैंड हुई उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आके क्योंकि भैया ने बोला था कि तुझे कॉलेज से कोई ना कोई लेने ज़रूर आएगा, तो मैं वहाँ पर अराउंड 7:30-8 बजे तक मैं वेट करता रहा, कोई भी नहीं आया। तो मैंने भैया को वहीं से किसी तरीके से, मुझे तो पता नहीं था, तो ना तो मुझे इतनी अच्छे से इंग्लिश आती थी और यहाँ की इंग्लिश थोड़ी और ही और इंडिया के कुछ और, तो आई वॉज फीलिंग शाय टू टॉक एनीबडी और आई वॉज फीलिंग शाय टू आस्क एनीबडी कि क्या करूँ। सो वहाँ पर मुझे एक एयरपोर्ट पर एक फ़ोन बूथ मिला, तो वहाँ पर मैंने कॉल किया भैया को और भैया ने उठाया। उन्होंने बोला कि अच्छा मैं पहले उनको कॉल करूँ, उसके बाद मैं तुझे, अब मुझे 10 मिनट के बाद कॉल कर, क्योंकि मैं तो वो तो मुझे कॉल कर नहीं सकते थे। मेरे पास क्या था कि सिम नहीं था वहाँ का, और वाईफाई का भी मुझे पता नहीं था कि एयरपोर्ट पे वाईफाई है। सो मैंने एक्चुअली वाईफाई का भी क्या, मेरे पास छोटा फ़ोन था, बटन वाला लेके आया था, तो उसमें कहाँ से नेट चलेगा। तो कॉल किया, तो उन्होंने बाद में मैंने फिर उनको 10-15 मिनट के बाद कॉल किया, तो कॉल नहीं उठाया उन्होंने, मीन्स फ़ोन स्विच ऑफ। आई वॉज रियली शॉक्ड। अब मुझे ये लगा कि भाई तू गया, तेरे लग गए और तेरे साथ हो गया धोखा भाई। तू तो खुद बर्बाद हुआ, घर वालों को भी ले डूबा तू तो, कैसे विश्वास कर लिया ये वो। मैं अपने आप को गालियाँ देने लगा वहीं पे एयरपोर्ट पे। मीन्स मेरे तो आंसू आने लगे कि अब मैं क्या करूँगा, क्या कैसे, मीन्स घर वालों, चलो वापस तो इतने गट्स थे कि मैं वापस चला जाऊँगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि एक्चुअली सिंगापुर के $1000 मैं साथ में लेके आया था, जो कि कंपलसरी होते हैं, इतने रखने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि यार यहीं से टिकट करवाऊँगा, यहीं से वापस ले लूँगा। तो लेकिन फिर मैंने ट्राई किया यार, मीन्स 90% मैं श्योर हो गया था कि मेरे साथ हो गया फ्रॉड, जो कि हमेशा न्यूज़ में सुनने को आता था। तो फिर अब वो टाइम था, इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना। ये भी एक रीज़न है कि ऐसे सिचुएशन में गाइस कभी भी नेगेटिव ना हो, कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढो, ना कि उसके अंदर फंसते जाओ। ट्राई करो, पहले मीन्स कूल माइंड हो जाओ, अच्छे से शांत करो खुद को, फिर सोचो कि क्या करना है। ना कभी भी लाइफ में मैंने कुछ भी कभी भी किया है ठंडे दिमाग से, गुस्से में कभी भी कोई डिसीज़न ना लो, और इमोशनल होकर कभी कोई डिसीज़न ना लो। ये मैंने हमेशा सीखा है। तो उस टाइम मैं थोड़ा कूल हुआ, और क्योंकि एक और चीज़ उस बीच में हो गई। मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला, अभी मेन डोर खोला और एकदम से मीन्स गर्मी, क्योंकि सिंगापुर का वेदर ऐसा, एकदम इतनी गर्मी आई, और मैंने कहा यार ये सिंगापुर है, अंदर तो इतना ठंडा, अंदर ऑफ कोर्स एयरपोर्ट के अंदर ठंड लगेगी, और ऊपर से क्या था, पंजाब में उस टाइम लोहड़ी का टाइम और ठंड तो हो गई थी। अंदर भी जर्सी डाली हुई, फिर टी शर्ट, फिर क्या तो क्या, उसके ऊपर ब्लेजर डाला हुआ, तो ऑफ कोर्स गर्मी लगेगी। मैं घबराया भाई, अब देखो कहाँ पर मीन्स लिखा है सिंगापुर, आई एम इन सिंगापुर और नॉट। तो देखा, कंफर्म हुआ सिंगापुर में ही है। शांत हुआ, फिर वहाँ पे मैंने वहाँ पे शॉप थी एक, तो सिम खरीदा सिंगापुर का, फ़ोन में डाला, एक्टिव किया। फिर उसके बाद दिमाग में आया कि मेरे पास तो कॉलेज की लेटर भी है और ICA की IPA लेटर भी है मेरे पास। तो उसमें किसी तरीके से उसमें देखा कि कॉलेज का एड्रेस था, तो वो कॉलेज का एड्रेस, वो मैंने लेटर, बाहर गया, टैक्सी ड्राइवर को दिखाया, और टैक्सी ड्राइवर ने मुझे वहीं पे ड्रॉप किया। और फ़नी बात यह है, मुझे टैक्सी का भी नहीं पता था कि कौन सी टैक्सी लेनी है कौन सी नहीं। वो कोई लग्जरी कार थी, वो मैंने बुक कर ली,
और उसने $38 उस टाइम में $38 चार्ज किए। और सफ़र था सारा एयरपोर्ट से बुगीज़। तो जो लोग यहाँ पर हो आए हुए आपको पता ही होगा, हार्डली 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से बुगीज़ का। तो वहाँ पे उतरा, कॉलेज के में एंटर हुआ तो कॉलेज में सिर्फ एक लड़का दिखा, वो इंडियन था, पंजाबी था वो भी, उसका नाम गुरप्रीत करके था। उसने मुझे बताया सारा कुछ, क्योंकि वो वहाँ का काउंसलर था, तो स्टूडेंट की काउंसलिंग करता था। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। एजेंट ने तो हमें बोला कि आप कल आ रहे हो, मीन्स स्टूडेंट कल आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था, क्योंकि हमें ये था कि शायद कल आओगे, तो इसलिए हमने कल भेजना था लड़का। फिर उसने बोला कि टैक्सी की रसीद ली है जो टैक्सी से आई हो। मैंने कहा नहीं, कहता अगर ली होती तो मैं वो आपको पे बैक कर देता। चलो $38 वो भी गए। और उसके बाद उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया, और फिर 1 घंटे के बाद एक लड़का आया, उसका नाम भी गुरप्रीत। तो एक्चुअली उसका फ्लैट था यहाँ पे ऑट्रम पार्क। तो गुरुद्वारे के पास ही था, सिलेट रोड। वो मुझे लेके गया, पहले तो गुरुद्वारे लेके गया, कहता पहले लंच कर ले, क्योंकि तब तक 12 बज चुके थे, 11-12 बज चुके थे। लंच किया भाई, पहले दिन खाना खाया, वो भी गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा साहब का। क्या मस्त था, और इतनी खुशी हुई यार, मिस फॉरेन में इतना अच्छा लंगर, वो भी टेम्पल में। वाह, मीन्स 5-6 तरह की सब्जियां थी, बहुत ही मस्त, पनीर तक था, बहुत कुछ था। फिर उसके बाद फ्लैट में लेके गया मुझे, फ्लैट में गया। फ्लैट में उसने एक रूम था, एटली 10 बाय 12 फीट का था, और 2 बेड लगे थे, एक बगल में एक सामने लगा था बेड। तो मुझे कहता है ये तेरा रूम है, और इसमें कुछ लड़के रहते हैं, वो शेयर करेंगे तेरे साथ, शेयर कर। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ लड़के हैं तो होंगे हार्डली 3-4, ठीक है हो जाएगा शेयरिंग। तो उसने रेंट बताया भाई 230 रेंट होगा सिंगापुर डॉलर्स। तो ओके भाई। हुआ क्या, शाम होते होते मीन्स रात के 1 बजते बजते मैं जिस बेड पर सामने सो रहा था, उस बेड से हिलते हिलते रात को 1 बजे मैं दरवाजे के कोने तक वहां पे जाके मैं लेटा हुआ था। मीन्स यू वॉन्ट बिलीव के उस कमरे में 11 से 12 लड़के थे, और ऐसे मीन्स ऐसे इकट्ठे होकर ऐसे सो रहे थे। मीन्स इतनी जगह थी, सभी ऐसे एक दूसरे के, पता नहीं क्या हाल थे। और अगले 2 दिन तक तो मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था कि मैं कहाँ फंस गया आके। और इतने बुरे हाल कि यार मैं क्या बताऊँ। मैं घर पे उस टाइम वीडियो कॉल कहाँ होनी थी, क्योंकि मेरे पास भी एंड्रॉयड नहीं था, एक बटन वाला फ़ोन था नॉर्मल सा, और उस टाइम ज़्यादा वीडियो कॉल होती भी नहीं थी, ऑडियो कॉल ही होती थी। और मुझे तो उस टाइम अभी नया नया व्हाट्सएप का पता लगा था, मुझे तो व्हाट्सएप का भी नहीं पता था। सो जब भी मैं घर पे फ़ोन करता और उनसे बात करता तो मेरे रोना आ जाता कि मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता था कि मैं किस हालत में हूँ यहाँ पे। इस नेक्स्ट 15 डेज़ 15 दिन मैंने सिर्फ एक टाइम खाना खाया, वो भी गुरुद्वारा साहब में, बस वही राइस 15 दिन राइस। और आपको भी पता है कि पंजाब में राइस बहुत कम चलते हैं, और यहाँ पर सिर्फ राइस एक आदत नहीं होती है। तो बहुत बुरे हाल थे। फिर बस ऐसे ही ध्यान में आया कि मेरा एक और फ्रेंड है यहाँ पे जो मेरे साथ पहले काम करता था, मेरा कोलीग था मेरे साथ इंडिया में, आइडिया में ही साथ में काम करता था। वो सिंगापुर आया हुआ है स्टडी पर ही, तो मुझसे 6 महीने पहले ही आ गया था शायद, 6 महीने पहले। तो
उससे कांटेक्ट हुआ। तो एक दिन वो उसने अपने एक फ्रेंड को भेजा मुझे लेने के लिए, तो उसके साथ फिर मैं आया, वो अपने रूम में लेके आया। उसका रूम था मैकपर्सन, और मीन्स बहुत अच्छा फ्लैट था वो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। मीन्स 2 रूम थे उस फ्लैट में, और एक में एक बीजी थे जो सिंगापुरियन थे लेकिन पंजाबी, और वो अकेले रहते थे। उनकी उम्र थी अराउंड 70 के करीब, 70 से प्लस थी। और दूसरे रूम में हम लड़के थे, जिसमें टोटल मुझे मिला के 4 लड़के थे, और बहुत ही अच्छा माहौल था। बहुत फिर वहाँ पर अनटिल मेरी स्टडी ख़त्म होते होते मैं वहीं पर रहा, और बहुत अच्छे से रहा, और खूब इन्जॉय किया फ्रेंड्स के साथ। सो अब मेरी जर्नी यहाँ से, फिर उसके बाद मैं स्टडी क्लियर की अपनी, लेकिन उसमें भी दिक्कत आई थी। बट ओके, बहुत से दिक्कतें आई, होता रहा, बहुत सही चलता रहा। और अपनी इस तरह ये मेरी स्टोरी है कि कैसे मैं सिंगापुर आया। और मीन्स मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि गाइस, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और कोई भी टाइम हमेशा सेम नहीं रहता। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, लेकिन अच्छे टाइम में भी अपने बुरे टाइम को मत भूलो, और बुरे टाइम में कभी भी अपनी होप मत छोड़ो, और अपना हौसला मत छोड़ो, और कभी भी नेगेटिव ना हो। और क्योंकि हर बुरे टाइम में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा। आप ही अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, और कोई नहीं आपकी सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि इससे मीन्स मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। क्योंकि और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी से ये बात कर रहा हूँ कि गाइस, कभी भी अपना हौसला मत छोड़िए, हमेशा बी पॉजिटिव। आज मैं भी हूँ, बहुत टेंशन है, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ, लेकिन अभी भी ऐसे कई बार होता है कि सारी रात नहीं सो पाता हूँ, और टेंशन होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल के रखा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेक केयर करने वाला नहीं है। रूम में अकेला रहता हूँ, दूसरे रूम में है लड़के, लेकिन वो लोकल है। मीन्स कभी भी उनसे ज़्यादा बात नहीं होती, कभी भी मीन्स खुद ही सब अपने आप को। अब जॉब छूटी हुई है, खुद ही जॉब ढूंढता हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ, दिहाड़ियाँ जो भी है, खुद ही जॉब ट्राई कर रहा हूँ। सब कुछ खुद, खाना खुद बनाना। कई बार बहुत फील होता है, जब भी खाना खाने लगता हूँ घर पे फ़ोन कर लेता हूँ, वीडियो कॉल, ठीक है, बात करता हूँ खाना खाते वक्त, तो इतना फील नहीं होता। तो इसीलिए आज थोड़ा लोनलीनेस कह लो, वो दूर करने के लिए, और मुझे बेटर लगा कि अपनी बातें आप लोगों से शेयर करूँगा, तो शायद मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होगा, और आप लोगों को भी शायद मैं कोई मैसेज दे पाऊँ। और ऐसे मेरे लाइफ के बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। सो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी अच्छी लगी है, वो ऑफ कोर्स आप लोगों पर डिपेंड है, आप लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं मेरी वीडियो को। बट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो, जिससे किसी ना किसी का तो भला हो। क्योंकि इस वीडियो से शायद नहीं, क्योंकि ये तो पहली वीडियो है मेरी, और अगली मैं अपने एक एक एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। अभी तक इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताया कि कहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और कहाँ पर आया हूँ, लेकिन उस टाइम के बीच में क्या क्या हुआ, और कितनी प्रॉब्लम्स का मैंने सामना किया, कैसे उन प्रॉब्लम से निकला हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। और ऐसे ही अपना प्यार दो और प्यार देते रहो मेरी वीडियोस को, जिससे मुझे भी थोड़ा पॉजिटिव फील हो और मैं भी आप लोगों के सामने बहुत कुछ ला सकूं। और जैसे मैं पहले भी वीडियो बनाता रहता हूं और मैं वैसे भी वीडियो बनाता रहूँगा और साथ के साथ अपने लाइफ के बारे में बताता रहूँगा, क्योंकि आगे मेरा भी बहुत से प्लान है करने को। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपको 100% आपको बहुत हेल्प करेगी फाइनेंशियली। पॉजिटिविटी तो है, फाइनेंशियली आप लोगों को हेल्प करेगी, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ओके गाइस।